इंड AS 116 के स्कोप में कौन सी लीजिंग अरेंजमेंट्स आती हैं? तो स्कोप में हम देखेंगे कोई भी एसेट अगर हमने लीज पे लिया है, लॉन्ग टर्म लीजेस हैं लैंड से रिलेटेड, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस हैं, सब लीजेस हैं, इन सब्सटेंस परचेजेस हैं वो, या सेल ऑफ आइटम्स हैं जो सब्सटेंस में परचेज या सेल हैं बट दिखने में ऐसा लगता है कि वो लीजिंग अरेंजमेंट है, वो भी इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होती हैं। जैसे हायर परचेज एग्रीमेंट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेल एंड लीज बैक हो जाता है, कई बार ऐसे होता है कि गुड्स सेल होते हैं बट वो लीजिंग अरेंजमेंट होती है क्योंकि उसमें राइट ऑफ रिटर्न इन्वॉल्व है कि सामने वाली पार्टी हमें कभी भी वापस दे सकती है। तो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहीं ये एग्रीमेंट्स जो रेवेन्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आते हैं, कहीं ये रीपरचेज एग्रीमेंट्स तो नहीं है जो लीजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत गवर्न होंगे, या ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है जिसमें सेल तो हुआ, दिखने में तो इंड AS 115 रेवेन्यू के माध्यम से पता चला कि सेल तो हुई है बट वो सेल लीज बैक भी हुई है, तो हमें सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। इसीलिए इंड AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स पहले इशू हुआ, इसके बाद इंड AS 116 लीजेस इशू किया गया क्योंकि कंफ्यूजन थी कि सेल है या नहीं है, और सेल है या नहीं है ये बात हमें रेवेन्यू के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही पता चलती है। एक बार ये तय हो गया कि सेल है तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं लीजिंग बैक अरेंजमेंट तो नहीं है। ऐसे ही हमें रीपरचेज एग्रीमेंट्स में देखना होता है कि सेल हुआ है बट वो हमें एसेट वापस खरीदना भी पड़ेगा, बाय बैक का उसमें मैंडेटरी प्रोविजन भी है, तो उन्हें भी हमें कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है कि वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, रीपरचेज एग्रीमेंट या लीजिंग अरेंजमेंट है। अगर वो लीजिंग अरेंजमेंट है तो इंड AS 116 लीजेस उसको अकाउंटिंग बताएगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग हम फॉलो करेंगे इसमें। अगर हमने कोई इन्वेंट्रीज लीजेस पे दी हुई है तो वो भी इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही ट्रीट होंगी। क्या इसमें नहीं इंक्लूडेड है? शॉर्ट टर्म लीजेस जो 12 महीने से कम की है, और लो वैल्यू आइटम्स। ग्लोबल लेवल पे $5,000 का फिगर तय किया गया। ऐसे ही UAE ने जैसे 5,000 दरम का तय कर दिया, भारत में इसके लिए कोई अमाउंट नहीं दिया गया है, ये जजमेंट पे छोड़ा गया है कि आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या लो वैल्यू आइटम है, उसे सब्सटेंशिएट भी करना होगा हमें। क्या इसके स्कोप के बाहर है? एक बार के लिए तो ROU एसेट जब हम देखते हैं और जब हम शब्द यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, तो एक बार के लिए तो आपको लगेगा कि ये PP के स्टैंडर्ड में आना चाहिए था, इंटेंजिबल एसेट के रूप में इसे दिखाना चाहिए, बट ये इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में नहीं आता है। ये शब्द स्पेशली इंड AS 116 लीजेस के लिए ही इजाद किया गया है। हाँ, एक मौका आपको दिया गया है कि अगर आप ROU एसेट में एंटर करते हैं तो आप इसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी दिखा सकते हैं, जैसे आप लैंड एंड बिल्डिंग दिखाते हैं, जैसे मशीनरी दिखाते हैं, वैसे ही ROU एसेट भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक कॉम्पोनेंट हो सकता है। पर अगर ये लीजिंग अरेंजमेंट आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के हेड में भी दिखा सकते हैं। अगर आप इस कंफ्यूजन से बाहर रहना चाहते हैं तो आप इसे अलग लाइन आइटम भी दिखा सकते हैं। इंड AS 116 लीजेस ROU एसेट एक अलग लाइन आइटम के रूप में भी बैलेंस शीट में दिखाई दे सकता है। आप इसे जरूरी नहीं कि PP में दिखाएं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाएं। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप में नेचुरल रिसोर्सेज और बायोलॉजिकल एसेट्स भी नहीं आते हैं। तो जो भी लीजिंग अरेंजमेंट हमने किया है जो इसके स्कोप में आता है, उसी के लिए हम इंड AS 116 लीजेस का इस्तेमाल करेंगे।